नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एग्री नॉलेज क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। और आज अपन सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी कि एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान की शुरुआत करने जा रहे हैं। और सबसे पहले अपन बात करेंगे कि कीट क्या है और नासी जीव क्या है, इंसेक्ट और पेस्ट की बात होगी। उससे पहले अपने को यह बात करनी पड़ेगी कि जो विषय अपन पढ़ने जा रहे हैं कीट विज्ञान, उसका मीनिंग क्या होता है। तो जैसा कि अगर हिंदी में अपन बात करें कीट विज्ञान जो शब्द अपन बोल रहे हैं, तो इसके तो शब्द में ही अर्थ निकल रहा है कीट प्लस विज्ञान, अर्थात कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन, इसका यहाँ पे यह अर्थ निकलता है कि कीटों का जो अध्ययन होता है, इट मीन्स द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इसका बेसिकली मीनिंग निकलता है। लेकिन अगर यही शब्द में अगर कहूं कि अंग्रेजी भाषा के अंदर देखें तो एंटोमोलॉजी शब्द बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी शब्द बोल रहे हैं। तो अब इस केस में आपको यह मालूम होना चाहिए कि इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि जिस भी शब्द के अंत में या तो लॉजी लगा हो या फिर लगा हो नोमी, जिस भी शब्द के अंत में लॉजी या नोमी होता है, उस शब्द की उत्पत्ति होती है ग्रीक भाषा के शब्दों से, अर्थात ग्रीक शब्दों से इसकी उत्पत्ति होती है। तो एंटोमोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, और वह कौन कौन से हैं? दैट इज द एंटोमोन और दूसरा आता है लोगोस। एंटोमोन का अर्थ होता है इंसेक्ट और लोगोस का अर्थ होता है डिस्कर्स और यू कैन से स्टडी। तो अर्थात यहां पे यह अर्थ निकला कि एंटोमोन यानी इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी कि कीट, और लोगोस यानी कि डिस्कर्स, और डिस्कर्स का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात एंटोमोलॉजी का जो अर्थ निकलेगा वो भी यही निकलेगा, कीटों का अध्ययन, है ना। हिंदी में अगर बोलेंगे तो सीधा कीटों का अध्ययन ही आ जाएगा। एंटोमोलॉजी भी आपको पता है इंग्लिश का शब्द है, इसी के लिए आया है। और इसको अगर देखा जाए इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो ग्रीक भाषा के शब्दों से हुई है, दो शब्दों एंटोमोन और लोगोस से हुई, अर्थात कीट का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ चुका है कि एंटोमोलॉजी के अंदर कीटों का अध्ययन किया जाता है, इंसेक्ट की स्टडी वहां पे की जाती है। तो अब सबसे बड़ी बात कि इंसेक्ट क्या होता है, कीट क्या होता है, ये अपने को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कीट की बात करें, इंसेक्ट की बात करें, तो कई बार विद्यार्थियों को पूछते हैं तो वो बताते हैं कि भाई सर कीट वे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, कीट सर वे होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सही परिभाषा नहीं हुई, सही डेफिनेशन यहाँ पे इसकी नहीं हुई। क्या सारे कीट हवा में उड़ते हैं? नहीं उड़ते हैं। क्या सारे कीट जो है अपन कहें कि नुकसान पहुंचाते? नहीं पहुंचाते। तो कीट की सही रूप से परिभाषा क्या हुई? तो इसको परिभाषित करने से पहले यह देखना पड़ेगा कि यह इंसेक्ट शब्द कहां से आया है। इंसेक्ट शब्द कहां से आया? कहीं कहीं से आया है। तो इंसेक्ट जो शब्द है यह लेटिन भाषा के शब्द, लेटिन भाषा के शब्द, लेटिन भाषा के शब्द दैट इज द इंसेक्टम, इंसेक्टम से आया है। और इंसेक्टम का अर्थ क्या होता है यहां पर? तो इंसेक्टम का अर्थ होता है एनिमल विथ डिवाइडेड बॉडी, अर्थात वह जंतु जिसका शरीर विभाजित हो, वह जंतु जिसका शरीर विभाजित हो। तो यानी कि इंसेक्ट जो शब्द है वो लेटिन भाषा के एक शब्द इंसेक्टम से आया है, और जिसका अर्थ ये होता है कि जिस जंतु का शरीर विभाजित हो। तो यानी कहीं कहीं कहें कि इंसेक्ट या कीट के अंदर भी क्या होगा, इसके शरीर का विभाजन होता होगा। तो अब इसको और जो है अपन और ज्यादा अच्छे तरीके से इसको समझते हैं, तो इसको परिभाषित करने का अपन प्रयास करेंगे। फिर इंसेक्ट यानी कि कीट की जो बात कर रहे हैं, जैसा अपन ने देखा है कि इंसेक्ट शब्द इंसेक्टम लेटिन भाषा से, और जिसका मीनिंग होता है कि जिसका शरीर विभाजित होता है। तो इसके शरीर पर अपन जाते हैं, तो शरीर पर जाते हैं तो इसका शरीर कुछ इस प्रकार से विभाजित होता है। इस प्रकार से एक इंसेक्ट का शरीर अपन देख सकते हैं। तो ये जो है एक कीट का शरीर है, इंसेक्ट का शरीर है, और इसके अंदर देखा जाए तो इसके शरीर में सबसे पहला जो इसका शरीर जो होता है वह तीन भागों में विभाजित, तीन पार्ट्स इसके शरीर के होते हैं। बॉडी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स और थ्री रीजन, तीन पार्ट्स या तीन रीजन्स के अंदर विभाजित होती है। सबसे पहला होता है इसका सिर, देन उसका वक्ष, और देन उदर।
इन 3 भागों में इसका शरीर विभाजित होता है। सिर जिसे क्या कहते हैं अपन, हेड कहते हैं, वक्ष जिसे थोरैक्स कहते हैं, और उदर जिसे एब्डोमेन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट कीट की परिभाषा में या इंसेक्ट की डेफिनेशन में आना चाहिए, शरीर 3 भागों में विभक्त, बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज द हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन के अंदर। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दूसरा पॉइंट जो सबसे बड़ी विशेषता जो कीट की पाई जाती है वो पाई जाती है कि इसमें 3 जोड़ी टांगे, 3 जोड़ी टांगे, 3 जोड़ी टांगे, इट मीन्स द 3 पेयर ऑफ लेग्स, 3 पेयर ऑफ लेग्स, 3 जोड़ी टांगे इसके अंदर पाई जाती है। तो अब इसको और ज्यादा अपन देखें और ज्यादा इलोबरेट करें यहाँ पे, तो जैसे कहने का अर्थ है सबसे पहला पार्ट तो इसका सिर वाला हो गया, दूसरा इसका वक्ष वाला हो गया, और तीसरा इसका उदर हो गया। ये उसका सिर हो गया, ये इसका वक्ष हो गया, ये इसका उदर हो गया। तो अपन इसके दूसरे कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कि इसमें 3 जोड़ी टांगे होती है। तो 3 जोड़ी टांगों से तात्पर्य इसका जो वक्ष होता है वह 3 भागों से या 3 खंडों युक्त होता है। 3 खंड होते हैं वक्ष के, पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। इन तीनों खंडों के अलग अलग नाम होते हैं। सबसे पहला खंड जो होता है इसे बोलते हैं अपन अग्र वक्ष, और बीच वाला खंड जिसे अपन बोलते हैं मध्य वक्ष, और सबसे लास्ट वाला दैट इज द पश्य वक्ष, अर्थात अंग्रेजी में बोलेंगे प्रो थोरैक्स, इसको बोलेंगे मीजो थोरैक्स, और इसको बोलेंगे मेटा थोरैक्स। तो कीटों के अंदर क्या होता है, इसके वक्ष वाले तीनों खंडों के अंदर एक एक जोड़ी टांग होती है। तो यहां पे अगर देखें अपन तो इसमें इसके अग्र वक्ष के अंदर भी जो होगा एक जोड़ी यानी कि 2 टांगे यहां पे होगी। उसके बाद मध्य वक्ष के अंदर भी जो क्या होगा एक जोड़ी टांगे यानी 2 टांगे इसमें होगी, और पश्य वक्ष के अंदर भी एक जोड़ी टांग अर्थात 2 टांगे इधर भी होगी। तो यानी कहने का अर्थ है कीट के शरीर में 3 जोड़ी टांगे, और 3 जोड़ी का अर्थ होता है 6 टांगे इसके अंदर होती है। टोटल नंबर ऑफ लेग्स अगर आपको पूछ ले कि कीट के शरीर में जो होती है कितनी टांगे होती है, कुल टांगे कितनी, नंबर ऑफ लेग्स इन इंसेक्ट, तो वो 6 जाएगा। और अगर पेयर पूछ लिया, जोड़ा पूछ लिया, तो उस केस में 3 जाएगा। तो अब इसको भी अपने को समझना पड़ेगा कि ऐसा किस लिए कहा गया है कि कीट में 3 जोड़ी टांगे होती है। तो ये भी अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें जंतु जगत की, किसकी बात करें, जंतु जगत की बात करें, अर्थात एनिमल किंगडम की बात करें, एनिमल किंगडम की बात करें, तो जंतु जगत आप जानते हो कि बहुत बड़ा जगत ये है। और इन जंतुओं के जगत के अंदर इसमें बात करें तो इसके अलग अलग प्रकार के या जंतु जगत में बहुत सारे संघ आते हैं, यानी कि फाइलम आते हैं, बहुत सारे फाइलम आते हैं, अलग अलग प्रकार के जंतुओं के संघ है। और इस संघ के अंदर सबसे बड़ा संघ जो माना गया है वो माना गया है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा कौन सा संघ माना गया है, आर्थ्रोपोडा माना गया है। इसको अंग्रेजी में भी ऐसे लिखेंगे आर्थ्रोपोडा। ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, इसके बारे में क्या ध्यान रखना है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, लार्जेस्ट फाइलम अमंग एनिमल किंगडम, लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा संघ जो माना गया है वो आर्थ्रोपोडा माना गया है। अब इसके अंदर भी अपन इसको और ज्यादा इलोबरेट करें कि जंतु जगत का जो आर्थ्रोपोडा जो संघ है, आर्थ्रोपोडा। अब यहां पे भी अपने को यह देखना पड़ेगा कि भाई इसकी उत्पत्ति भी कैसे हुई है। तो यहां पे इसकी उत्पत्ति की बात करें, इस संघ की, इस फाइलम की, तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है वह ग्रीक शब्द से हुई है। कौन सा शब्द से हुई है, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से इसकी उत्पत्ति यहां पे हुई है। और ग्रीक भाषा के दैट इज द आर्थोस, आर्थ्रो, और दूसरा पोडा से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहां पे आर्थ्रो का अर्थ होता है जॉइंटेड, क्या अर्थ होता है, जॉइंटेड, और पोडा का अर्थ होता है फुट, अर्थात संदिग्ध, और यहां होगा टांगे। एक प्रकार से कह सकते हैं जुड़ी हुई टांगे। कैसा कह सकते हैं अपन, जुड़ी हुई
टांगे अपन बोल सकते हैं। अर्थात आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है जॉइंटेड लेग्स, फुट का अर्थ क्या हुआ, लेग्स हुआ, तो यानी कि जुड़ी हुई टांगे पाई जाती है। तो अपन बात कर रहे हैं कि जंतु जगत में सबसे बड़ा जो संघ माना गया है वह आर्थ्रोपोडा माना गया है। और इस आर्थ्रोपोडा का अर्थ होता है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, जिसका अर्थ निकलता है जिसमें संदिग्ध टांगे पाई जाती है। अब इसके बाद अपने को यहां पे ये पता होना चाहिए कि ये जो आर्थ्रोपोडा है इसमें जितने भी जंतु हैं उसमें से लगभग 72%, अराउंड 72% जंतु जगत में जितने जंतु हैं उसमें से 72% के आसपास आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आते हैं। उसके बाद आर्थ्रोपोडा तो संघ हो गया, इसके बाद इस आर्थ्रोपोडा के अंदर इसका उपसंघ की बात करें, आर्थ्रोपोडा जो है वो अपना क्या है, संघ है, यानी कि फाइलम है, जो सबसे बड़ा माना गया है, जो अपन बात कर रहे हैं आर्थ्रोपोडा। अब इसका वापस आता है उपसंघ, उपसंघ अर्थात सब फाइलम। और सब फाइलम की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब फाइलम आता है यूनिरेमिया, यूनिरेमिया। और यूनिरेमिया के अंदर अगर अपन वापस जाते हैं तो इसमें अलग अलग प्रकार के वर्ग आते हैं। क्या आते हैं, वर्ग आते हैं, क्लासेस आती है। और क्लासेस में इसमें सबसे बड़ी क्लास जो मानी गई है वह मानी गई है आपकी, दैट इज द इंसेक्टा। कौन सी मानी गई है, इंसेक्टा, जिसे और क्या बोला गया है, हेक्सापोडा भी बोला गया है। अब यहां देखिए कि इंसेक्टा, इंसेक्टा अर्थात यह किससे बना है, इंसेक्ट से बना है, अर्थात कीट से बना है। और हेक्सापोडा, हेक्सा यानी होता है 6 और पोडा मीन्स टांगे, क्या होता है, 6 टांगों वाले। तो यानी कि आर्थ्रोपोडा जो संघ है उसमें सबसे ज्यादा वापस अगर जंतु किसी में आते हैं या जीव जिसमें आते हैं तो वह कौन से वर्ग या क्लास में आते हैं, तो इंसेक्टा के अंदर आते हैं। और इंसेक्टा का दूसरा नाम क्या है, हेक्सापोडा, अर्थात इंसेक्टा के अंदर जो जीव आते हैं उसमें 6 टांगे होती है। तो यही बात अपन पिछली स्लाइड्स के अंदर कर रहे थे, पिछली स्लाइड्स के अंदर अपन यही बात कर रहे थे कि जो कीट जो होता है उसका शरीर तो 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष और उदर, और उसमें 3 जोड़ी अर्थात 6 टांगे आती है। इसीलिए इसको कौन सी क्लास के अंदर रखा गया है, इसको इंसेक्टा के अंदर रखा गया है। और उसका दूसरा नाम क्या है, हेक्सापोडा है। ये आपको यहां पे ध्यान होना चाहिए। तो पहला पॉइंट हो गया शरीर 3 भागों में विभक्त, दूसरा पॉइंट हो गया 3 जोड़ी टांगे जो कहां कहां होती है, प्रोथोरेक्स में 1 पेयर, उसके बाद मीजो में 1 पेयर, और उसके बाद मेटा में भी 1 पेयर, अर्थात तीनों में मिलाकर एक एक जोड़ी, अर्थात 3 जोड़ी टांगे और संख्या में 6 टांगे इसके अंदर होती है। तो अब इन टांगों को भी अलग अलग नामों से जाना जाएगा। तो अगर अपन यहाँ पे बात करें कि जैसे कहने का अर्थ है प्रोथोरेक्स के अंदर जो टांग होगी उसे अपन बोलेंगे 4 लेग के नाम से जानेंगे। उसके बाद वक्स के अंदर या मेसोथोरेक्स के अंदर टांग होगी उसको अपन मिडल लेग यानी मध्य टांग कहेंगे। और सबसे अंत में जो टांग होगी उसे अपन कहेंगे हाइंड लेग बोलेंगे, अर्थात पश्च टांग के रूप में जानते हैं। तो कीट की परिभाषा में सबसे पहला अपना पॉइंट हो गया शरीर 3 भागों में विभक्त, दूसरा पॉइंट जिसके शरीर पर 3 जोड़ी टांगे होती हो। 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं और तीसरा पॉइंट आपके सामने आता है कि इस केस में बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट है यहां पे, दैट इज शरीर पर काइटिन का आवरण, शरीर पर काइटिन का आवरण। तो इसके शरीर पर काइटिन का आवरण होता है, इट मींस द काइटिनस एक्सोस्केलेशन, काइटिनस एक्सोस्केलेशन इसके शरीर पर पाई जाती है। यह भी एक इसकी विशेषता है जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद चौथा पॉइंट, क्योंकि शरीर जो है सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, दैट इज काइटिन का आवरण इसके अंदर होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है कि ज्यादातर कीटों में 2 जोड़ी जो है पंख पाए जाते हैं। मैक्सिमम इंसेक्ट हैविंग 2 पेयर ऑफ विंग्स, 2 जोड़ी पंख होंगे। अब देखिए इस शब्द को आप पकड़िए, इस शब्द में क्या लिखा है, ज्यादातर, मैक्सिमम। तो कहने का अर्थ है सभी कीटों में नहीं होता है कि भाई 2 जोड़ी पंख होंगे, ज्यादातर बोला है।
कि भाई ज्यादा में होंगे लेकिन कुछ में नहीं भी हो सकते और कुछ में एक जोड़ी भी हो सकते। तो इस पॉइंट को भी अपन समझने की बात करते हैं जब अपन बात करते हैं इंसेक्ट की, जब अपन इंसेक्ट की बात करते हैं, कीट की बात करते हैं, जब इसकी बात की जाती है इसके वर्गीकरण की, जब इसकी बात की जाती है किसके, इसके वर्गीकरण की, इसके क्लासिफिकेशन की। तो इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कीटों के वर्गीकरण का जो आधार है, वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कीटों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया, उसका बेसिस क्या है। तो कीटों के वर्गीकरण का आधार उसके पंख हैं। क्या है? पंख है। विंग के आधार पर, पंखों के आधार पर कीटों को वर्गीकृत किया गया है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कीटों को पंखों के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पंख विहीन, पंख विहीन अर्थात अपटेरिगोटा, और दूसरा है पंख युक्त अर्थात टेरिगोटा। और टेरिगोटा और टेरिगोटा के अंदर पी जो है यहां पे साइलेंट रहेगा दोनों ही केसेस में। तो यानी पंख विहीन और पंख युक्त के अंदर जो है इनको वर्गीकृत किया गया है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अगर अपन इसमें आगे बात करें, जैसा अपन बात कर रहे हैं कि अटेरिगोटा एंड टेरिगोटा अर्थात पंख विहीन और पंख युक्त। अब इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि भाई कीटों के अलग अलग प्रकार के गण हैं या ऑर्डर्स हैं, गण हैं या ऑर्डर्स हैं। तो इसमें आपको ध्यान होना चाहिए, एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है इम्स नाम के वैज्ञानिक ने जो है कीटों को 29 गणों के अंदर विभाजित किया है। 29 ऑर्डर्स दिए इंसेक्ट के। इम्स ने कितने ऑर्डर्स दिए? 29 गण दिए कीटों के। अब इन 29 गणों के अंदर अगर बात करें तो उसमें से 4 जो ऑर्डर्स आते हैं, 4 जो गण आते हैं उनमें पंख नहीं होते हैं, है ना। 4 ऐसे गण हैं जिसमें पंख नहीं होते हैं, जिसमें आपका प्रोटूरिया हो गया, इसके अलावा आपका कोलम्बोला हो गया। तो ऐसे 4 गण हैं, थाइसेनिरा हो गया, उसमें ये पंख नहीं होते हैं। उसके बाद रिमेनिंग जो 25 ऑर्डर्स हैं, गण हैं, उसके अंदर जो है पंख पाए जाते हैं। अब इसमें से एक छोटा सा उदाहरण अपन यहां पे लेते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक गण की अपन यहां पे बात करते हैं। जैसे मैं यहां पे गण की बात करता हूं ऑर्थोप्टेरा। कौन सा गण की बात करता हूं? ऑर्थोप्टेरा। अब देखिए इनके अंदर पंखों के कारण ही, इनके अंदर पाए जाने वाले पंखों के कारण ही जिस भी गण की अपन यहां पे बात करते हैं तो उसमें यह टेरा शब्द आपको सुनने को मिलेगा। पी यहां पे साइलेंट रहता है और यहां पे इस टेरा का जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है विंग अर्थात पंखों की उपस्थिति या पंख, इसका अर्थ यहां पे निकलता है। इसके बाद जैसे इसका कोई भी जो गण है, यानी कीटों के जितने भी गणों की बात करें जिसमें पटेरा टेरा टेरा आ रहा है, तो ये जैसे ऑर्थोप्टेरा हुआ, तो ज्यादातर जो गण है, ज्यादातर जो कीटों के जो गण हैं, ज्यादातर जो कीटों के गण हैं उनकी उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है? तो वह भी ग्रीक से उत्पत्ति हुई है। यानी ऑर्थोप्टेरा में जो ऑर्थो है यह कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है। यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसी प्रकार से अपन बात करें लेपिडोप्टेरा, तो लेपिडोप्टेरा में भी पटेरा ये क्या है? ये तो विंग को डिनोट कर रहा है और लेपिडो ये एक प्रकार का ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये भी आपको यहां पे ध्यान होना चाहिए। तो अपन पीछे चलते हैं, जहां अपन बात कर रहे थे कीट की परिभाषा की बात कर रहे थे और कीट की परिभाषा में अपन देख रहे थे सबसे पहला अपन ने देखा कि भाई कीट का शरीर जो होता है 3 भागों में विभक्त होता है। उसके बाद अपन ने देखा कि ज्यादा या कीटों के अंदर जो होता है 3 जोड़ी टांगे अर्थात 6 टांगे होती है, इसीलिए उसको इंसेक्टा या हेक्सापोडा में रखा गया है। तीसरा पॉइंट अपन ने देखा है कि उसके शरीर के ऊपर काइटिन का आवरण होता है और ज्यादातर कीटों में 2 जोड़ी पंख होते हैं। अब 2 जोड़ी पंख होते हैं तो इसमें मैंने आपको कहा है कि कीटों का जो वर्गीकरण किया गया है वो पंखों के आधार पर किया गया है। पंख विहीन भी होते हैं, पंख युक्त भी होते हैं। और कीटों के गणों में बात करें तो 4 गण जो हैं जिनमें पंख नहीं होते, 25 गण हैं जिसमें पंख होते हैं। ये बात मैंने की। अब अपन बात जो कर रहे हैं कि भाई कीटों में जो पंख होते हैं अपन कह रहे हैं 2 जोड़ी, ज्यादातर में 2 होते हैं, तो उस केस को भी अपन यहां पे समझने का प्रयास करते हैं।
तो जैसे कीट का शरीर जो अपन कह रहे हैं कि जो ये 3 भागों में विभक्त होता है और उसमें भी पंख जो होते हैं वो वक्ष वाले भाग में, थोरेक्स वाले भाग में होते हैं। और थोरेक्स के बारे में अपन ने कहा है कि इसका थोरेक्स जो होता है वह 3 खंडों युक्त होता है, पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। पहला खंड जिसे अपन कह रहे हैं प्रोथोरेक्स कह रहे हैं, दूसरा खंड जिसे अपन मीजोथोरेक्स कर रहे हैं और तीसरा खंड जिसे अपन मेटाथोरेक्स बोल रहे हैं। तो यानी कि अग्रवक्ष, मध्य वक्ष और पश्चिम वक्ष बोल रहे हैं। तो इस केस में अगर आपको पूछ ले कि पंख कहां होते हैं, कीट में 2 जोड़ी पंख अगर किसी में पाए जाते हैं तो वो कहां होते हैं, तो इसमें मीजो के अंदर 1 पेयर विंग मीजो के अंदर होगा और 1 पेयर विंग और किसमें होगा, यह मेटा के अंदर होगा। तो यानी कि जो आपके मेसोथोरेक्स में जो पंख होंगे उनको अपन कहेंगे फोरविंग कहेंगे, अग्र पंख कहेंगे, और जो मेटा के अंदर जो पंख होंगे उन्हें अपन हाइंडविंग के नाम से जानेंगे, अर्थात अग्र पंख और यहां जो होंगे उसको कहेंगे पश्य पंख। तो ये पंखों की स्थिति भी अपन ने यहां पे देख ली। तो अब अपन कीट की परिभाषा को पूर्ण कर चुके हैं, कीट की परिभाषा को अपन यहां पे पूर्ण कर चुके हैं। कीट यानी कि इंसेक्ट की अपन बात कर रहे हैं, तो इसकी परिभाषा को अपन ने पूर्ण कैसे किया है इसको जल्दी से अपन यहां पे नोट करें। तो सबसे पहला पॉइंट इसके केस में जो अपन ने देखा है वो क्या था, शरीर जो है वह 3 भागों में विभाजित, शरीर जो है 3 भागों में विभाजित होता है। इट मींस द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और यू कैन से 3 रीजन्स, 3 रीजन्स में विभाजित होती है। और शरीर के जो तीनों रीजन्स होते हैं, इंडिविजुअल रीजन्स को यहाँ पे एक शब्द भी बोला जाता है, टेगमेटा के नाम से भी जाना जाता है और इस प्रोसेस को टेगमोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो 3 भागों में विभक्त होता है। दूसरा पॉइंट होता है कि इसमें 3 जोड़ी अर्थात 6 टांगे इसके अंदर पाई जाती है, अर्थात 3 पेयर्स ऑफ लेग्स इसके अंदर होते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट अपन ने यहां पे डिस्कस किया वो क्या था, काइटिन का आवरण इसके अंदर होता है। इट मींस द काइटिनस एक्सोसलेशन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। और चौथा पॉइंट अपन ने बात यहां पे की, ज्यादातर में जो होती है 2 जोड़ी जो होते हैं वह क्या होते हैं, पंख होते हैं। इट मींस द मैक्सिमम हैविंग 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। अगर ये 4 लाइन और इस 4 लाइनों में भी अगर अपन यहां पे शुरू की 3 लाइनें अगर अपन एक साथ रखते हैं तब जाके कीट सही रूप से या इंसेक्ट सही रूप से परिभाषित हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। यह आपको पता होना चाहिए। तो कीट को परिभाषित करने के लिए तीनों बिंदु जो है आपको ध्यान होने चाहिए। चौथा करो तो भी अच्छी बात वहां पे मेंशन, और नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन 3 चीज वहां पे आनी चाहिए। अब जो है अपन ने कीट को परिभाषित तो कर लिया, लेकिन थोड़ा बहुत कीट के बारे में और जानकारी अपने को होनी चाहिए। तो और जानकारी की अगर अपन यहाँ पे बात करें, इसमें आगे बात करें तो आगे और बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानकारी अपन प्राप्त करते हैं। तो जैसा अपन इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, कीट की बात कर रहे हैं, और इसमें जैसा मैंने आपको बताया कीट का शरीर जो होता है 3 भागों में विभक्त होता है। तो अपन एक एक भाग की बात करेंगे। सबसे पहले कीट के सिर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सिर की बात करेंगे, उसके हेड की बात करेंगे। या हेड की बात करने से पहले अपन कुछ और बात भी कर लेते हैं। और बात कैसे करते हैं कि नॉर्मली कीटों के शरीर के अंदर अपन बात करें, एक बार इसके तीनों भाग अपन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो जैसे ये पहला भाग हो गया उसके शरीर का, उसके बाद ये दूसरा भाग हो गया, उसके बाद ये सबसे आखिरी भाग हो गया, ठीक है ना। इसमें अगर अपन देखें तो सबसे पहला भाग जो है इसके शरीर का वह इसका सिर है, उसके बाद इसका ये वक्ष है, उसके बाद यह उदर है। तो सामान्य कीट की जो बात की जाती है 3 तो भाग हो गए। इसके बाद इन भागों में कितने खंडों से मिलकर बना होता है, तो सिर यानी कि जो हेड है यह 6 खंडों से मिलकर बना होता है, यानी 6 सेगमेंटेड होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद वक्ष जिसे अपन क्या कह रहे हैं, थोरेक्स कह रहे हैं, और इसके अंदर होते हैं कितने, दैट इज द 3 खंड, यानी 3 खंडों से मिलकर बना होता है, 3 सेगमेंटेड ये होता है। उसके बाद उदर की बात करें, एब्डोमेन की बात करें, तो इसका जो एब्डोमेन जो होता है वह 11 सेगमेंटेड अर्थात 11 खंडों से मिलकर बना होता है। तो कीट का सिर 6 खंडों से, वक्ष 3 खंडों से और उदर 11 खंडों से, इन सभी को अगर अपन जोड़ लें तो ये हो जाएगा आपका टोटल कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 और 11 20 खंडों से।
यानी कि इंसेक्ट की बॉडी सामान्यतया 20 खंडों से मिलके बनी होती है। ये आपको एक बेसिक सी चीज है जो ध्यान रखनी है। और 20 खंडों की जो प्रॉपर जो आपको मिलेगा वो किसके अंदर मिलेगा? ग्रास होपर, फड़का के अंदर, फड़का के अंदर, यानी ग्रास होपर के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जिसके अंदर जो है शरीर जो है 20 खंडों में विभाजित होता है। लेकिन यहां पे अगर अपन एक और बात करते हैं, एक और उदाहरण है यहां पे कोकरोच का। किसका उदाहरण है? कोकरोच का उदाहरण है। अगर आपको कोकरोच के बारे में पूछा जाए, किसके बारे में? कोकरोच, जिसे तिलचट्टा भी बोलते हैं, तो उसमें तो है जो आपका सिर जो है वह 6 खंडों का होगा, उदर भी 3 खंडों का होगा, लेकिन सॉरी वक्ष भी 3 खंडों का होगा, और उदर जो होगा वह आपके 10 खंडों का होगा। कितने खंडों का होगा? कॉकरोच के अंदर उदर जो होता है, एब्डोमेन जो होता है, वह 10 सेगमेंट्स का ही होता है। तो इस वजह से कॉकरोच के शरीर में जो होते हैं 19 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? 19 खंड होते हैं। 19 सेगमेंट्स जो है कॉकरोच के अंदर होते हैं, और फड़के के अंदर जो होते हैं 20 खंड होते हैं। तो सामान्य इंसेक्ट की बात की जाएगी तो अपन बोलेंगे 20 खंडों युक्त इसका शरीर होता है, और तिलचट्टा की बात करेंगे तो अपन कहेंगे 19 खंडों युक्त इसका शरीर होता है। तो ये भी आपको यहां पे मालूम होना चाहिए। इसके बाद अपन इंसेक्ट की जो बात कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। इंसेक्ट जैसा कि अपन कीट बोल रहे हैं, और इसके केस में अपन सबसे पहले इसकी बात करेंगे इसके सिर की। किसकी बात करेंगे? सिर की बात करेंगे, इसके हेड की बात करेंगे। तो जैसा कि अपन देखते हैं कि इसका शरीर जो है 3 भागों में विभक्त है। शरीर जो है वह 3 भागों में विभक्त है। और सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इसके सिर की, अर्थात हेड की बात करें कि भाई हेड के अंदर जैसा अपन ने कहा है कि इसका जो हेड होता है वह 6 खंडों युक्त होता है, 6 सेगमेंटेड होता है। तो इसके सीन में क्या क्या होता है ये अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात आपने देखा होगा इस प्रकार से इसके सिर पर जो होती है, नंबर फर्स्ट वन, दैट इज द श्रृंगिका। क्या होती है? श्रृंगिका होती है, अर्थात एंटीनी होती है। और एंटीनी जो होती है यह 1 पेयर अर्थात संख्या में 2 होती है। कीट के शरीर पर, सिर पर एक जोड़ी श्रृंगिका पाई जाती है ना, जो उसके सेंस के ऑर्गन के रूप में काम करती है। और अगर श्रृंगिका की भी बात करें तो इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इसमें भी अलग अलग रूपांतरण होते हैं, वो अपन अगली क्लासों में जाके बात करेंगे। फिर भी आपको बताते हैं श्रृंगिका जो होती है उसके 3 भाग हैं, स्केप, पेडिसल और फ्लेजेलम से मिलकर यह बनी होती है। तो एक तो श्रृंगिका होती है सिर के अंदर, दूसरी अगर अपन यहाँ पे बात करें तो वो होता है इसके अंदर छोटे छोटे से जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पे, दैट इज द सरल नेत्र अर्थात सिंपल आई, जिन्हें और क्या कहते हैं? डोर्सल ओसेलाई। और इनकी संख्या होती है 3। तो 3 जो है सरल नेत्र इसके सिर वाले भाग में होते हैं, यह आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट जो इसमें आता है, या तीसरा जो उपांग जो आता है, इन सारी चीजों को अपन क्या बोल सकते हैं? उपांग बोल सकते हैं, या अपेंडेजेस जो है अंग्रेजी के अंदर इसको बोलते हैं। किसके अपेंडेजेस है? कि कीट के सिर के, यानी हेड के, इंसेक्ट के हेड के। पहला हो गया एंटीनी या श्रृंगिका, दूसरा हो गया सिंपल आइज, और तीसरा यहां पे आएगा आपका दैट इज द संयुक्त नेत्र। कौन सा आएगा? संयुक्त नेत्र अर्थात कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज इसके अंदर होती है, और ये जो होती है संख्या में 2 होती है, 1 पेयर इसका होता है। इसमें बहुत सारी ओमेटिडिया होती है, एक प्रकार की कलरफुल जो है इमेज इसके अंदर बनती है। तो इसके अंदर कंपाउंड आइज या संयुक्त नेत्र होते हैं। उसके बाद चौथे प्रकार का जो उपांग इसके अंदर कीटों के अंदर पाया जाता है वो होता है इसमें मुखांग। क्या होता है? मुखांग होते हैं, माउथ पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? माउथ पार्ट्स होते हैं। और मुखांग जो होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के, इसमें भी मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे सबसे पहले जो प्रकार के तो आए थे वो बाइटिंग एंड च्यूइंग, काटने एवं चबाने वाले मुखांग आए थे। उसके बाद अलग अलग मुखांगों का निर्माण हुआ था, तो वो सारी अगली क्लासों के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान होना चाहिए कि सिर वाले भाग में ये 4 प्रकार के उपांग जो है आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? श्रृंगिका मिल जाएगी एक जोड़ी, सरल नेत्र संख्या में 3, उसके बाद संयुक्त नेत्र आपको 1 पेयर, उसके बाद मुखांग जो है वो भी आपको मिलेगा। कहां? सिर वाले भाग में, कीट के सिर वाले भाग में होता है। यहां पर आपको ये ध्यान होना चाहिए। इसके बाद इन सभी का कार्य भी थोड़ा अगर अपन देखें तो श्रृंगिका का जो कार्य है वह क्या है? सेंस ऑर्गन का कार्य करेगा, यानी कि बाहर के वातावरण का आभास जो है वो उस कीट को करवाने का काम करता है। सरल नेत्र और संयुक्त नेत्र जो है दृष्टि के लिए काम में आते हैं, विजन के लिए काम में आते हैं, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद एंटीनी जो होता है एज अ जो सेंस ऑर्गन के रूप में, एडिटरी ऑर्गन के रूप में भी काम करती है, सुनने के लिए भी काम करती है। उसके बाद मुखांग, मुखांग जो है भोजन के लिए काम में आएंगे, उसको भोजन लेने के लिए मुखांगों की सहायता से वह ले पाता है। तो ये हो गया सिर वाले भाग की बात। अब अपन चलते हैं इंसेक्ट के दूसरा वाला भाग, दैट इज द सिर के बाद आता है वक्ष, थोरैक्स की बात करते हैं।
तो थोरेक्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहली बात वही अपन इंसेक्ट की बॉडी अपन यहाँ पे बना लेते हैं। ये इसका सिर हो गया, उसके बाद ये इसका वक्स हो गया और ये इसका उदर हो गया। तो अपन बात कर रहे हैं वक्स की, और वक्स के अंदर अपन ने कहा है कि इसका जो वक्स होता है वह 3 भागों में विभाजित होता है, 3 खंडों का ही होता है। पहली बात तो इसका वक्स जो है वह कितने खंडों का होता है, तो 3 खंड इसके वक्स के होते हैं, 3 सेगमेंट्स इसके होते हैं, और तीनों के अलग अलग नाम है। जैसे पहला मैं यहां लिख देता हूं, दूसरा मैं यहां लिख देता हूं और तीसरा मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहला जो खंड है उसे अपन कहेंगे अग्रवक्स। क्या कहेंगे? अग्रवक्स। उसके बाद वाले को अपन बोलेंगे मध्यवक्स, और उसके बाद वाले को अपन बोलेंगे पश्चवक्स के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इनको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे प्रोथोरेक्स के नाम से जानेंगे। उसके बाद इसको बोलेंगे अपन मिजोथोरेक्स के नाम से जानेंगे। उसके बाद इसको अपन बोलेंगे मेटाथोरेक्स के नाम से इसको जाना जाएगा। तो सबसे यानी वक्स का पहला खंड अग्रवक्स या प्रोथोरेक्स कहलाएगा, दूसरा खंड मध्यवक्स या मिजोथोरेक्स कहलाएगा, और तीसरा खंड पश्चवक्स या मेटाथोरेक्स के नाम से जाना जाता है, जो आपको जानकारी होनी चाहिए। अब यहां पे अगर अपन बात करें कि वक्स का मुख्य कार्य क्या होता है, तो मुख्य कार्य या मुख्य फंक्शन यहां पे इसका क्या होता है, तो वो होता है गमन। गमन इसका मुख्य कार्य है, अर्थात लोकोमोशन जो है इसका मुख्य कार्य है। और कीट जो है वो गमन कैसे करता है, तो कीट गमन 2 प्रकार से कर सकता है। एक तो नंबर फर्स्ट वह चलकर गमन कर सकता है, और दूसरा वह उड़कर गमन कर सकता है, वॉकिंग कर सकता है या फ्लाइंग कर सकता है। और ये दोनों चीजें करने के लिए इसके वक्स वाले भाग में ऐसे कुछ उपांग पाए जाते हैं। तो 2 प्रकार के उपांग जो है वक्स वाले भाग में होते हैं, और 2 प्रकार के उपांगों में सबसे पहली होती है इसमें टांगे यानी कि लेग्स होते हैं, और दूसरा जो इसके अंदर जो उपांग के रूप में होता है वो होता है पंख, विंग्स। तो यानी कि इसके वक्स वाले भाग में जो लोकोमोशन के लिए काम में आ रहा है उसमें टांगे और पंख पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें अग्रवक्स। अग्रवक्स में जो अगर टांगों की बात करें, लेग्स की बात करें, तो यहां पर एक जोड़ी टांग जो है अग्रवक्स में होती है। मध्यवक्स के अंदर भी एक जोड़ी टांग होती है, और पश्चवक्स इसके अंदर भी एक जोड़ी टांग, 1 पेयर तीनों में होती है। उसके बाद अगर अपन पंख की बात करें, विंग की बात करें, तो विंग के केस में आपको ध्यान रखना है यहां पे कि इसका जो अग्र पंख होता है इसमें कोई पंख नहीं होता है। अग्रवक्स के अंदर पंख नहीं होता है। यह प्रश्न भी एग्जाम के अंदर आता है कि कीट में प्रोथोरेक्स में कोई पंख नहीं होते हैं, जबकि मिजोथोरेक्स के अंदर देखें तो 1 पेयर ऑफ यहां पे विंग होगा, एक जोड़ी पंख यहां पे होता है। और पश्चवक्स के अंदर भी जो है 1 पेयर ऑफ विंग यहां पे भी होता है। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसके बाद इनकी उपस्थिति के आधार पर इनके अलग अलग नामकरण भी किए गए। जैसे प्रोथोरेक्स के अंदर जो 1 पेयर जो लेग होता है इसे बोलते हैं अपन फोरलेग के नाम से जानते हैं, अर्थात अग्र टांग के नाम से जानेंगे। और मिजोथोरेक्स के अंदर जो एक जोड़ी जो टांगे हैं इनको बोलेंगे अपन मिडल लेग के नाम से जानेंगे, अर्थात मध्य टांग के नाम से जानेंगे। और पश्चवक्स के अंदर जो टांगे होती है उनको अपन कहेंगे हाइंड लेग के नाम से जानेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर पंखों की बात करें तो मिजोथोरेक्स के अंदर जो पंख होते हैं, क्योंकि प्रो में होते नहीं है, मिजो में जो पंख होते हैं उन्हें अपन कहते हैं फोरविंग के नाम से जानते हैं, और हिंदी में कहेंगे इसको अग्र पंख कहेंगे। उसी प्रकार से जो मेटाथोरेक्स पे जो पंख होते हैं इनको अपन हाइंड विंग्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाइंड विंग के नाम से जानते हैं, अर्थात इनको अपन पश्य पंख के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार से कीट के वक्स में जो होता है वह 3 भागों में 3 खंडों युक्त, तीनों खंडों के अलग अलग नाम होते हैं, और इनमें जो होता है टांगे और पंख मुख्यतया पाए जाते हैं। इसके बाद यहां पे एक चीज और आपको मालूम होना चाहिए कि कीट में कई बार क्या होता है कि उसका मिजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स कई बार आपस में मिल जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, आपस में एक कॉम्बिनेशन इनका बन जाता है, ऐसे मिलान उनका हो जाता है। तो यानी कि मध्यवक्स व पश्चवक्स अगर आपस में मिल जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इसको संयुक्त रूप से बोलेंगे दैट इज द टेरोथोरेक्स। तो टेरोथोरेक्स किसको बोला गया है? टेरोथोरेक्स। तो यह बोला गया है जब मध्यवक्स और पश्चवक्स आपस में मिल जाएंगे तो उसको टेरोथोरेक्स के नाम से जाना जाएगा। अब वक्स के बाद अपन चलते हैं कीट के उदर वाले भाग पर। किस वाले भाग पर चलते हैं? उदर वाले भाग पर चलते हैं, एब्डोमेन वाले पार्ट पर चलते हैं। तो एब्डोमेन की यहां पे बात करें तो सबसे पहले अपने को कीट का वही स्ट्रक्चर आपको यहां पे बनाना पड़ेगा। सबसे पहले सिर हो गया, फिर उसका वक्स हो गया, और ये इसका उदर हो गया। तो उदर वाले भाग की अपन बात कर रहे हैं, एब्डोमेन की यहां पे बात कर रहे हैं।
और सबसे पहला पॉइंट अपन ने क्या कहा कि भाई सामान्य जो कीट है, जैसे फड़के की बात कर लेते तो उधर जो होता है वह 11 खंडों युक्त होता है, 11 सेगमेंटेड होता है। लेकिन अगर अपन यहां पे कॉकरोच की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कॉकरोच की बात करते हैं, तो कॉकरोच के अंदर जो होता है यह 10 खंडों युक्त ही होता है। यह भी अपन ने यहां पे बात की। तो अब उदर के अंदर कौन कौन से अपेंडेजेस यहां पे होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट अपेंडेजेस जो उदर के अंदर होते हैं वो होते हैं जननिक उपांग। जननिक उपांग जो है उदर के अंदर ही पाए जाते हैं, अर्थात जेनिटियल अपेंडेजेस। जेनिटियल अपेंडेजेस जो है इसमें पाए जाते हैं। अब जेनिटल अपेंडेजेस में बात करें तो सबसे पहला अपन बात करें नर या मेल उपांग और दूसरा है मादा फीमेल। तो इसके उदर की बात करें, उदर के टोटल जो 11 खंड है उसमें से 90 खंड के अंदर जो होता है नर जननिक उपांग होते हैं और मादा जननिक उपांग 8वें एवं 90 दोनों खंडों के अंदर क्या होंगे, मादा जननिक उपांग जो है कीट के अंदर होते हैं, जो आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद यहां पे एक और स्ट्रक्चर जो है यहां पे उदर वाले भाग में होता है और वो सबसे आखिरी में हुकनुमा संरचना होती है और जिसे बोला गया है सरसाई। क्या बोला गया है, सरसाई। तो ये जो सरसाई जो होती है यह अंतिम खंड पर, उदर के अंतिम खंड पर यह पाई जाती है, यानी लास्ट सेगमेंट ऑफ द एब्डोमेन। यानी सामान्य कीट की बात करेंगे तो अपन बोलेंगे 11वें खंड पर सरसाई होती है, लेकिन अगर तिलचट्टा या कॉकरोच की बात करेंगे तो अपन बोलेंगे 10वें खंड पर क्या होती है, सरसाई होती है। अब इसके बाद यहां पे 2 स्ट्रक्चर और पाई जाती है सबसे आखिरी खंड के अंदर, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। अपन इन डिटेल तो उनके आगे चल के बात करेंगे। तो वो 2 संरचनाएं और कौन सी होती है, दैट इज द इपीप्रोक्ट एंड पेराप्रोक्ट भी संरचना भी जो होती है लास्ट वाले खंड के अंदर हर इंसेक्ट के अंदर पाई जाती है, जो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यानी कि उधर वाले भाग में इतने अपेंडेजेस आपको नहीं मिलेंगे। एक तो जननिक उपांग मिलेगा, सबसे लास्ट खंड में आपको सरसाई मिलेगी, इसके अलावा एपीप्रोक्ट और पेराप्रोक्ट नाम की प्लेट्स भी आपको जो है उसी खंड के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो यहां तक जो अपन ने बात की कि भाई कीट क्या है, इंसेक्ट क्या है, उसको परिभाषित कैसे कर सकते, कैसे उसका वर्गीकरण हुआ है, कीट शब्द कहां से आया है, वो इंसेक्ट शब्द कहां से आया है, उसके बाद आर्थ्रोपोडा शब्द कहां से आया है, इसके बाद अपन ने देखा भाई इंसेक्टा क्या है, हेक्सापोडा क्या है, वो सारा डिस्कशन किया। इसके बाद हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन के अंदर कौन कौन से उपांग पाए जाते वो अपन ने डिस्कस किया। इसके बाद आगे जो भी इनके बारे में जो डिटेल है वो अपन अगली क्लासों में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को अपन पूर्ण करते हैं, उससे पहले आपको यह ध्यान होना चाहिए कि भाई जो कीट जो होते हैं आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कीट जो होते हैं, कीट की जो अपन बात कर रहे हैं, इंसेक्ट की जो अपन बात कर रहे हैं, तो कीट जो होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, अगर इनको आर्थिक दृष्टि से मैं कहूं कि इनका क्या करना है, वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है। देखो वैज्ञानिक दृष्टि से तो वैज्ञानिकों ने इसको पंखों के आधार पर वर्गीकृत किया, लेकिन आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो कीट 2 प्रकार के होंगे और वो 2 प्रकार के कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट दैट इज लाभदायक। कौन से हो सकते हैं, लाभदायक अर्थात बेनिफिशियल, और दूसरा होगा हानिकारक अर्थात हार्मफुल। तो कीट 2 प्रकार के हो सकते हैं, लाभदायक भी हो सकते हैं, हानिकारक भी हो सकते हैं। परिभाषा पहले हो गई तो परिभाषा में कहीं लाभदायक हानिकारक शब्द नहीं आएगा, लेकिन अगर आर्थिक दृष्टि से देखेंगे 2 शब्द आएंगे। तो लाभदायक में बात करते हैं तो लाभदायक में सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, मधुमक्खी की। किसकी बात करूंगा, मधुमक्खी की बात करूंगा, हनीबी की बात करूंगा। जैसा आप जानते हो मधुमक्खी से अपने को शहद की प्राप्ति होती है एवं फसलों में परागण कराने के लिए, पॉलिनेशन के लिए, हनी एंड पॉलिनेशन के लिए इंपॉर्टेंस मधुमक्खी की मानी जाती है। तो ये एक लाभकारी कीट हुआ। उसके बाद बात अपन यहां पे करते हैं सेकंड वन, दैट इज द रेशम कीट। रेशम कीट की बात करते हैं, सिल्कवर्म की बात करते हैं। तो आप जानते हो रेशम कीट जो होता है इसकी जो 5 प्रजातियां हैं, जिसमें आपका बोम्बेक्स यानी कि आपका बोम्बेक्स मुरई वाली प्रजाति हो गई, इसके अलावा आपकी जो दूसरी जो प्रजातियां, ये 5 प्रजातियां इवन अपने भारत के अंदर तो इनको पालन किया ही जाता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो रेशम कीट यानी जिससे क्या मिलता है अपने को, रेशा मिलता है, फाइबर मिलता है एक प्रकार का, उसका पालन जो है वह भी आपके लाभदायक माना गया है, क्योंकि यह भी आर्थिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका लेक कल्चर।
ले कल्चर अर्थात लाख के कीट की खेती। इसमें क्या होता है, गोंद जैसा लाख जो मिलता है और उसको सौंदर्य की सामग्री बनाने के लिए काम में ले जाता है। इवन लाख के चूड़ों के बारे में भी आपने सुना होगा, तो ये भी एक आपका लाभकारी या लाभदायक कीट के अंदर आता है, यानी कि लाख का कीट। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है परबक्षी। परबक्षी अर्थात प्रीडेटर, परबक्षी, पर प्लस बक्षी अर्थात दूसरे का भक्षण करने वाला, जिसमें आपने नाम सुना होगा लेडी बर्ड बीटल, कॉक्सिनेला स्पीसीज का नाम सुना होगा, जो मोइले का या एफिड का भक्षण करती है। लेडी बर्ड बीटल जो क्या करती है, जो लाल रंग की होती है, ब्लैक ब्लैक डॉट्स होते हैं शरीर पर, जो मोइले का भक्षण करती है, तो एक लाभकारी कीट माना गया है। इसी प्रकार से बहुत सारे अन्य जो है प्रीडेटर्स भी होते हैं, जो भी अपन अगली क्लासों के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है परजीव्याब। परजीव्याब यानी पैरासिटोइड, कुछ ऐसे परजीव्याब या परजीवी होते हैं जो अपने सामने वाले शत्रु को नष्ट पूर्णतया उसकी कोई अवस्था कर देते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट परजीव्याब भी आपने सुना होगा, अंडा परजीव्याब भी, एक पैरासिटोइड ट्राइकोग्रामा का नाम सुना होगा, तो वह भी क्या है, लाभकारी। तो ये कुछ उदाहरण आपको यहाँ पे बताए जो लाभकारी होते हैं, यानी कि किसी न किसी प्रकार से जो है अपने को फायदा पहुंचाते थे, लाभकारी कीटों की श्रेणी में आएंगे। उसके बाद कुछ कीट ऐसे होते हैं जो हानि पहुंचाते हैं, और हानि पहुंचाने वाले कीटों को अपन कहां पढ़ते हैं, फसलों के अंदर पढ़ते हैं। विभिन्न क्रॉप्स के अंदर जो भी कीट अपन पढ़ते हैं वे सारे फसलों को हानि पहुंचा रहे होते, इसलिए उसका अध्ययन करते हैं ताकि उसको कौन सी अवस्था पे अपन उसका नियंत्रण कर पाए, तो वे हानिकारक कीटों की श्रेणी में आते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं तो जैसे मक्का की बात करते हैं, मेज की बात करते हैं, तो इसमें हानिकारक कीट में सबसे इंपॉर्टेंट अभी वर्तमान में जो नुकसान पहुंचा रहा है वो है फॉल आर्मीवर्म। फॉल आर्मीवर्म एक हानिकारक कीट है। उसके साथ साथ नेक्स्ट वन आता है, दैट इज द स्टेम बोरर अर्थात तना छेदक, काइलोपार्टेलस, ये भी इसका एक हानिकारक कीट है जो आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन जो क्रॉप की मैं बात करूं, कपास की यहाँ पे बात करूं अर्थात कॉटन की बात करूं, तो आप जानते हो कपास के अंदर सबसे भयंकर समस्या रहती है बोलवर्म कॉम्प्लेक्स की, जिसमें आपने सुना होगा अमेरिकन बोलवर्म होता है, धब्बेदार बोलवर्म होता है, गुलाबी सुंडी होती है, वह नुकसान पहुंचाती है, यह हानिकारक कीट हुआ। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं ज्वार की बात करूं, सोरगम की बात करूं, तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कीट आता है वह आता है तना मक्खी अर्थात सूट फ्लाई, यह भी एक हानिकारक कीट हुआ जो आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट वन यहाँ पे बात करूं, दैट इज द सोयाबीन की यहाँ पे बात करूं, तो सोयाबीन के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट कीट जो माना गया है वह माना गया है गर्डल बीटल, काफी इंपॉर्टेंट कीट इसका माना गया है, तो यह भी एक हानिकारक कीट हुआ। इसके बाद मैं नेक्स्ट वन बात करूं, जैसे आम की बात करूं, कुछ हॉर्टिकल्चर के अंदर मैंगो की बात करूं, तो मैंगो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कीट माना गया है मैंगो का होपर जो होता है मैंगो का नंबर 1 पेस्ट माना है। इसके अलावा फ्रूट फ्लाई का भी अटैक होता है, फल मक्खी का भी प्रकोप होता है, मिलीबग का भी प्रकोप होता है, स्टेम बोरर का भी अटैक वहां पे होता है। उसके बाद अगर अपन अन्य बात करें, अगर नींबू की बात करें, तो नींबू के अंदर सिट्रस के अंदर जो है लेमन बटरफ्लाई का नाम आपने सुना होगा, तो वो भी एक प्रकार का हानिकारक कीट हुआ। इसी बार अनार की बात करें तो अनार की तितली का प्रकोप के बारे में सुना होगा। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें बैंगन की बात करें तो उसमें लीफ होपर का अटैक होता है, हाड़ा बीटल का वहां पे अटैक होता है। तो इस प्रकार से टमाटर की बात करें तो टमाटो फ्रूट बोरर का अटैक होता है। तो ज्यादातर फसलों में जो अपन कीट पड़ते हैं वे सारे के सारे किस प्रवृत्ति के होते हैं, हानिकारक प्रवृत्ति के होते हैं, हार्मफुल नेचर के होते हैं, वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यानी हानिकारक कीट के अंदर वे कीट आते हैं जो हानि पहुंचाते हो, लाभकारी यानी जो लाभ पहुंचाते हो। तो आर्थिक दृष्टि से कीट दो प्रकार के होते हैं, लाभकारी भी हो सकते हैं और हानिकारक भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो अपन ने थोड़ा उदाहरण के तौर पे यहाँ पे समझा है। तो अभी तक जो है इस क्लास के अंदर अपन ये समझ पाए कि भाई कीट क्या है, तो इसको थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे कीट के बारे में शॉर्ट में यहाँ पे लिख रखा है, काइटिनस आर्थ्रोपोड होता है, काइटिनस आर्थ्रोपोडा, यानी कि काइटिन का आवरण आर्थ्रोपोड होता है। आर्थ्रोपोड का अर्थ बता दिया, संदिग्ध उपांग इसके अंदर होते हैं। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, बात हो चुकी है। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड मोस्ट ऑफ हैविंग, यहां पे आएगा मोस्ट ऑफ हैविंग 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, कुछ में हो सकता है 1 पेयर और कुछ में हो सकता है नहीं भी हो। तो ये जो होते हैं वो आपके कीट होते हैं जो ध्यान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर डायग्राम की बात करें तो ये आपके हनीबी की फोटो दे रखी है, मधुमक्खी की फोटो लगा रखी है। इसके बाद ये बात करें तो ये आपके सिल्कवर्म की फोटो है, किसकी फोटो है, सिल्कवर्म रेशम कीट की फोटो आपको यहाँ पे बता रखी है। इसके बाद ये बात करें तो ये आपके फॉल आर्मीवर्म जो मक्का के अंदर लगता है उसकी फोटोग्राफ्स यहाँ पे बता रखी। ये दोनों वैसे लाभकारी और ये दोनों यहाँ पे दे रखे, ये दोनों हानिकारक है। और ये जो है आपका अमेरिकन बोलवर्म की फोटो है, कौन सी फोटो है, अमेरिकन बोलवर्म की फोटो है जो कपास के अंदर लगती है। तो ये कीट के बारे में हो गया। तो अब कीट के बारे में अपन अभी तक तो बहुत कुछ देख चुके हैं कि भाई कीट क्या है और एंटोमोलॉजी क्या है, ये पूरा डिस्कशन अपना हो चुका है अभी तक। अब अपन दूसरे जो बिंदु हैं जो अपन टाइटल के अंदर लिया है वो लिया है पेस्ट। अब पेस्ट की बात करेंगे, भाई पेस्ट क्या होता है।
और पेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, नासी जीव। देखो हिंदी से इसका अर्थ अपन निकाल सकते हैं, अर्थात वह जीव जो नुकसान पहुंचाए, वह जीव जो नुकसान पहुंचाए, यानी कि दोज ऑर्गेनिज्म विच आर कॉजिंग लॉसेस, यानी जो जीव नुकसान पहुंचाए वही क्या है, नासी जीव। नासी यानी नाश करने वाला, जीव यानी जीव। तो पेस्ट का मीनिंग ये हुआ कि कोई भी जीव अगर आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है तो वही पेस्ट कहलाएगा। और इसको अच्छे तरीके से परिभाषित करना है तो अपन ये कहेंगे कि वह जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फसल को, क्योंकि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फसल को नुकसान पहुंचाए उसे नासी जीव कहेंगे। जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फसल को नुकसान पहुंचाएंगे उसे नासी जीव कहेंगे। अर्थात दोज ऑर्गेनिज्म और एनिमल that causing directly or indirectly losses to the crops, यानी जो फसल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाते हैं उन्हीं अपन क्या कहते हैं, नासी जीव कहते हैं, पेस्ट कहते हैं। यह आपको यहां पे ध्यान होना चाहिए। इसके बाद यह जो बोला गया है, यानी जो पेस्ट जो शब्द आया है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, एक फ्रेंच पेस्ट जो है एक फ्रेंच भाषा का शब्द, दैट इज द पेस्टी जो शब्द है। और दूसरा एक है लैटिन भाषा का शब्द है, दैट इज द पेस्टिस। तो यानी कह सकते हैं कि पेस्ट जो है दो भाषाओं के शब्दों से, यानी दोनों भाषाओं के अंदर ये पेस्ट शब्द दिया हुआ है। एक तो फ्रेंच भाषा के अंदर ये दिया हुआ है, एक तो फ्रेंच में दिया हुआ है, एक लैटिन में दिया हुआ है। तो यानी पेस्ट के केस में अपन कहेंगे कि पेस्ट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द से भी हुई है और लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, मीनिंग एक ही निकलता है, दैट इज द प्लेग या कंटेजियस, यानी कि एक प्रकार प्लेग यानी एक प्रकार की महामारी, और कंटेजियस यानी कि संक्रामक, जो संक्रामक हो। तो यानी कि प्लेग या संक्रामक के रूप में, यानी कि नुकसान पहुंचाने वाले जो होते हैं, इसका सीधा सा अर्थ निकलता है जो क्या करे, नुकसान पहुंचाए, जो लॉसेस कॉज करे, वह इस पेस्ट के अंदर आएगा। तो पेस्ट जो है फ्रेंच या लैटिन भाषा के शब्दों से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है नुकसान पहुंचाने वाले। A pest is an any animals or a plant harmful to the humans or human concern, जो मनुष्य और मनुष्य की क्रियाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। या अपन सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं हार्मफुल टू द क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाए, फसलों को नुकसान पहुंचाए। तो इवन अगर अपन किसान की बात करते हैं तो किसान फसल ही उगाता है, तो उसको नुकसान पहुंचाने वाले सारे जो है वो पेस्ट की श्रेणी के अंदर आते हैं। अब इसके उदाहरण कौन कौन से, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से पेस्ट के अंदर, इसके उदाहरणों की बात करते हैं तो सबसे पहला उदाहरण आ रहा है इंसेक्ट पेस्ट, अर्थात इसको हिंदी में कहेंगे नासी कीट। देखिए ये एक अलग शब्द आ चुका है। अपन ने पहले क्या देखा था, इंसेक्ट देखा था। दूसरे नंबर पे अपन ने कौन सा शब्द देखा, अपन ने पेस्ट देखा। अब देखिए यहां पे कौन सा शब्द आ गया है, इंसेक्ट पेस्ट, यानी दोनों को मिला दिया है। और मिलाने का तात्पर्य यहां पे ये हुआ कि यहां पे अपन कह रहे हैं कि नासी कीट, अर्थात इसकी परिभाषा होगी वह कीट जो फसल को नुकसान पहुंचाए, वह कीट जो फसल को नुकसान पहुंचाए। इट मींस दोज इंसेक्ट which are causing losses to the crops, जो इंसेक्ट फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं वह कहलाते हैं इंसेक्ट पेस्ट, अर्थात नासी कीट कहलाते हैं। अब यहां पे पीछे अपन जाएंगे, जैसे आर्थिक वर्गीकरण अपन ने देखा, उसका उद्देश्य यही था कि आर्थिक वर्गीकरण में अपन ने क्या कहा, कीट जो होते वह दो प्रकार के होते, एक तो होते लाभकारी, एक होते हानिकारक। यानी कि जो हानिकारक हार्मफुल इंसेक्ट होते इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, इन्हीं को अपन बोलते हैं इंसेक्ट
पेस्ट बोलते हैं। तो कई बार ये शब्द अगर कहीं आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो, और हिंदी में इसको बोलेंगे नासी कीट, अर्थात वे कीट जो पेस्ट की तरह कार्य करे, यानी नुकसान पहुंचाए। तो हानिकारक जितने भी कीट हैं उनको संयुक्त रूप से इंसेक्ट पेस्ट या नासी कीट कहा गया। ये आपको यहां पे जानकारी होनी चाहिए। अब यहां पे अगर मैं इंसेक्ट पेस्ट की उदाहरणों की बात करूंगा तो ये बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको दिए हैं इंसेक्ट पेस्ट। ये सारे उदाहरण किसके हो गए? अब आपके इंसेक्ट पेस्ट के उदाहरण हो गए, क्योंकि ऐसे इंसेक्ट है जो पेस्ट की तरह नुकसान पहुंचा रहे। तो ये सारे उदाहरण हो गए, फसलों के अंदर जो भी हानिकारक पड़ते हुए सारे इंसेक्ट पेस्ट है। इसके बाद अपन इसमें चलते हैं कि पेस्ट का जो पहला जो एग्जाम्पल जो था वो अपन ने यहां पे डिस्कस कर लिया कि पहला उदाहरण कौन सा है, नासी कीट है। दूसरा आता है नॉन इंसेक्ट पेस्ट, यानी ऐसे कीट नहीं है या वो कीट नहीं है लेकिन फिर भी नुकसान पहुंचाते, तो उसको अपन कहेंगे, हिंदी में बोलेंगे गैर नासी कीट। गैर नासी कीट ये भी क्या है? एक प्रकार के पेस्ट है। इसके बाद तीसरा आता है पैथोजेंस, यानी रोग कारक जो फसलों में रोग पहुंचाते हैं, तो वो भी एक प्रकार के क्या है? पेस्ट, यानी जो भी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है वे सारे पेस्ट की श्रेणी में आएंगे। उसके बाद वीड्स, खरपतवार, ये भी आपके किस में आएंगे? ये भी आपके पेस्ट की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते पोषक तत्वों के लिए, पानी के लिए और जगह के लिए, और फसलों को उत्पादन में कमी लाते, इसलिए वीड्स भी जो होते हैं पेस्ट में आते हैं। पैथोजेंस जो होते हैं वह भी पेस्ट में आते हैं, और नॉन इंसेक्ट पेस्ट अभी अपन आगे चल के देखेंगे वो भी पेस्ट में आते हैं, और इंसेक्ट पेस्ट जो इंसेक्ट होते हुए नुकसान पहुंचाते हैं वे भी आपके पेस्ट की श्रेणी में आते हैं। तो वन बाय वन अपन यहां पे बात करते हैं पेस्ट के उदाहरणों की। तो सबसे पहला आता है नासी कीट, इंसेक्ट पेस्ट। इसके एग्जांपल्स अपन पहले देख चुके हैं, यानी इंसेक्ट विच एक्ट एज अ पेस्ट, कीट जो नुकसान पहुंचाए, कीट जो नुकसान पहुंचाए, दोज इंसेक्ट विच आर कॉजिंग द लॉसेस टू द क्रॉप्स इज नोन एज द इंसेक्ट पेस्ट। समझ चुके हैं अपन। यहां जैसे कुछ फोटोग्राफ्स दे रखे हैं, जैसे सबसे पहला अपन देखते तो ये आपके फॉल आर्मीवर्म का जो मक्का में और ग्रेमिनी कुल की फसलों में नुकसान पहुंचा रहा है, ये आपका अमेरिकन बोलवर्म है। कौन सा है? अमेरिकन बोलवर्म है, जो आपके नुकसान पहुंचा रहा है किसमें? कपास के अंदर नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बाद अगर ये बात करें तो ये अपने गर्डल बिटल जो सोयाबीन के अंदर अपने को देखने को मिलेगी, ये नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बाद बात करें तो ये आपका येलो स्टेम बोरर है। कौन सा है? येलो स्टेम बोरर, जो चावल के अंदर नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद ये लेमन बटरफ्लाई, ये जो है आपके नींबू के अंदर नुकसान पहुंचाती है। ये सारे जो है इंसेक्ट पेस्ट के एग्जाम्पल हो गए। अब बात आती है गैर नासी कीट, अर्थात जो इंसेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी नुकसान पहुंचाते पेस्ट की तरह, तो वो कौन कौन से? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है बरूथी, माइट्स आता है। और माइट भी आप जानते हो ये अपने आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर ही आती है, लेकिन जब इसके सबफाइलम की बात करते हैं या इसके वर्ग की बात करते हैं तो कीट से हटके एरेक्निडा के अंदर आती है। इसकी क्लास कौन सी, इसका वर्ग कौन सा है? एरेक्निडा वर्ग में आती है। ठीक है ना, ये आपको यहां पे ध्यान रखना है, एरेक्निडा में आती है। इसमें बॉडी डिवाइडेड इनटू सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन, इसमें शरीर दो भागों में विभक्त होता है। शरीर, इसका जो शरीर होता है वह दो भागों में विभक्त होता है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और दो भाग कौन कौन से? सिफेलोथोरेक्स एवं एब्डोमेन। सिफेलोथोरेक्स एवं एब्डोमेन। शिरोवक्ष, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? शिरोवक्ष एवं उदर बोल देंगे। तो इन दो भागों में बरूथी का शरीर, माइट का शरीर जो होता है डिवाइड होता है। लेक ऑफ एंटीनी एंड कंपाउंड आई, सबसे बड़ी विशेषता जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसमें जो होता है श्रृंगिका एवं संयुक्त नेत्र जो होते हैं वह अनुपस्थित होते हैं। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि भाई बरूथी के अंदर जो है श्रृंगिका और संयुक्त नेत्र नहीं होते हैं। इसके बाद टेट्रानिकिडी और इरियोफाइडी, दो महत्वपूर्ण जो है कुल माने गए हैं। ये कुल है बरूथियों के, दो महत्वपूर्ण कुल है जो फसलों को अंदर महत्वता रखते हैं। जैसे टेट्रानिकिडी कुल की जो बरूथी होती है ज्यादातर फाइटोफेकस होती है, पौधों से रस चूसती है, पौधों पर नुकसान पहुंचाती है। जैसे आपने रेड स्पाइडर माइट का नाम सुना होगा, ज्वार माइट का नाम सुना होगा, टेट्रानिकिडी के अंदर आती है। इरियोफाइडी एक वाहक के रूप में काम करती है, पौधों में रोगों का संचलन करने का काम करती है। जैसे आपने नाम सुना होगा मैंगो बर्ड माइट का नाम सुना होगा, इवन का जो नारियल होता है उसमें भी एक इरियोफाइड माइट लगती है। तो ये जो है ये दोनों जो कुल है काफी महत्वपूर्ण है बरूथियों के, जो फसलों में नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो बरूथी जो है ये एक प्रकार का नॉन इंसेक्ट पेस्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन इंसेक्ट पेस्ट, कुछ नाम दे देंगे आपको। तो माइट जो है नॉन इंसेक्ट पेस्ट के अंदर आती है, क्योंकि इसका पूरा
आपका संघ तो एक ही है, लेकिन इसका वर्ग और इसका उपसंघ अलग अलग है कीटों से, इसलिए यह नॉन इंसेक्ट पेस्ट में आता है और यह भी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, तो यह भी पेस्ट की श्रेणी में आता है। उसके बाद आता है चूहे। चूहे भी आपने देखे होंगे नुकसान पहुंचाते हैं, इवन खेत के अंदर नुकसान पहुंचाते हैं, कई बार घर के अंदर जो गोदाम के अंदर सामान पड़ा होता है उसमें भी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे मोल रेड या फील्ड रेड, जो खेत के अंदर जो चूहा पाया जाता है, खेत का जो चूहा होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है बेंडिकाटा बेंगालेंसिस। कई बार पूछ लेते हैं कि फील्ड रेड का वैज्ञानिक नाम क्या है, बेंडिकोटा बेंगालेंसिस इसका नाम होता है। इसके बाद केकड़ा, क्रेप्स, ये क्रेप्स भी जो होते हैं कई बार नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे राइस फील्ड क्रेप, यानी चावल के खेत में नुकसान पहुंचाने वाला चावल का केकड़ा कौन सा है, दैट इज द पेराटिलेफसा हाइड्रोड्रोमस। ये जो है ये आपके चावल की फसल में नुकसान पहुंचाता है, ये भी एक प्रकार का पेस्ट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट वन अपन यहां पे बात करें सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स। ये सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स जो होते हैं 100 लेगर्स और 1000 लेगर्स जो होते हैं ये भी नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। सेंटीपीड अर्थात जिसके प्रत्येक शरीर के जो खंड होते हैं उस पे एक जोड़ी टांगे होती है, और मिलीपीड्स अर्थात शरीर के प्रत्येक खंड पर 2 जोड़ी टांगे। इट मींस 1 पेयर ऑफ लेग, 1 पेयर ऑफ लेग ऑन ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट पर एक जोड़ी टांग होगी, और 2 पेयर ऑफ लेग, 2 पेयर ऑफ लेग ऑन ईच सेगमेंट। तो इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली ये होता है, सेंटीपीड में प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांग होती है, मिलीपीड में प्रत्येक खंड में 2 जोड़ी टांगे होती है, ये भी नुकसान पहुंचाते हैं। इवन घोंगे, घोंगे भी आपने उद्यानों के अंदर देखे होंगे, उद्यानों के अंदर बगीचों के अंदर देखे होंगे, घोंगे नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे गाइंट अफ्रीकन स्नेल, विशाल अफ्रीकी स्नेल, एकेटिना फुलिका का नुकसान भी आपको बगीचों के अंदर देखने को मिलेगा, तो यह भी एक प्रकार का पेस्ट की श्रेणी के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट वन अपन बात करें पक्षी। पक्षी भी कई बार फसलों के अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे क्रो, कौवा हो गया, ये नुकसान पहुंचाएगा। पैरट आपका तोता भी पहुंचा सकता है, स्पेरो, ये गोरैया, ये भी पहुंचा सकता है। इसके बाद कुछ स्तनधारी है, मैमल्स है, जो भी नुकसान पहुंचाते हैं, जो भी पेस्ट की श्रेणी में आते हैं। मंकी, बंदर हो गया, ये नुकसान पहुंचाता है। ब्लू बुल, नील गाय जिसे अपन बोलते हैं, नील गाय, इसका तो नुकसान बहुत ज्यादा होता है फसलों में, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और इसे लोकल भाषा में इवन रोजड़ा के नाम से भी जानते हैं, है ना, अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जानते हैं, तो ये भी नुकसान पहुंचाता है। इवन स्क्वेरल, जो छिपकलियां होती है, ये भी जो है आपका नुकसान पहुंचाने का काम करती है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वन आता है रोग कारक, यानी जो फसलों में जो रोग उत्पन्न करते हैं वे रोग कारक भी जो होते हैं पेस्ट की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? पेस्ट की श्रेणी में आते हैं। तो जैसे कवक, कवक से सबसे ज्यादा रोग उत्पन्न होते हैं फसलों के अंदर, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो कवक जो होती है ये जो है एक प्रकार का पेस्ट होती है, जो अलग अलग फसलों में जो रोग पहुंचाती है वे सारी कवक के पेस्ट के रूप में जानी जाती है। वैसे कवक और ये पैथोजेंस के बारे में स्टडी जो है अपन पैथोलॉजी वाले के अंदर ज्यादा करते हैं, लेकिन वो पैथोजेंस जो होते हैं वो भी पेस्ट में आते हैं जो फसलों में रोग उत्पन्न करते हैं, और इवन फसलों में सर्वाधिक रोग कवकों से होते हैं। उसके बाद जीवाणु, जीवाणु से भी कुछ रोग होते हैं जो है वो पेस्ट के रूप में जाने जाते हैं, जैसे नींबू का कैंकर रोग जीवाणु से होता है, कपास का कोणीय पंचती जो है जीवाणु से होता है, चावल का बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जीवाणु से होता है। तो वो जो है इनके रोग कारक जो है पेस्ट की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद विषाणु से भी कुछ रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे येलोवेन मोज़ेक ओकरा जो है वो भी आपका पेस्ट की श्रेणी में आएगा, उसका वायरस। उसके बाद आपका लीफ कर्ल वाला वायरस, ये मतलब जितने भी रोग उत्पन्न कर रहे हैं, जो रोग कारक उत्पन्न कर रहे हैं वे पेस्ट की श्रेणी में आते हैं। माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा जो रोग उत्पन्न करते हैं वे सारे के सारे वे भी किसमें आएंगे? पेस्ट की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि वह नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद खरपतवार, खरपतवार वैसे एग्रोनॉमी का टॉपिक है, लेकिन खरपतवार क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। वीड इज ए प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ प्लेस एंड आउट ऑफ टाइम, वह पौधा जो बिना उगाए उग जाता है, बिन बुलाए मेहमान होते हैं और फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। फसलों के साथ क्या करते हैं? यह प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। किस चीज के लिए कंपटीशन करते हैं? ये स्थान के लिए कंपटीशन करते हैं, अर्थात स्पेस के लिए कंपटीशन करते हैं। इसके बाद ये पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए कंपटीशन करते हैं, अर्थात न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन करते हैं। इसके बाद अगर देखें तो पानी के लिए, वाटर के लिए कंपटीशन करते हैं। और इन सारे कंपटीशन में फसल से खरपतवार जो होता है ज्यादा हावी होता है, वो ज्यादा में जीत जाता है। इस केस में फसल के उत्पादन में नुकसान होता है। तो इसीलिए जो है वीड जो है वो भी क्या है? एक प्रकार के पेस्ट की श्रेणी में आते हैं। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारा था जिसके अंदर इस लेक्चर के अंदर अपन ने देखा। बेसिकली अपन 2 टर्म लेके यहां पे चले हैं। नंबर फर्स्ट अपन चले हैं इंसेक्ट क्या है, नंबर सेकंड अपन चले हैं पेस्ट क्या है। इन दोनों को अपन ने अच्छे से समझा, उदाहरणों के साथ समझा, और इवन इन दोनों का संयुक्त रूप भी अपन ने देखा, दैट इज द इंसेक्ट पेस्ट की भी बात अपन ने यहां पे की है।
तो इनको काफी अच्छे तरीके से अपन ने देखने का प्रयास किया। इसके बाद एंटोमोलॉजी के और भी जो लेक्चर हैं वो अपन अगली क्लासों के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अपना एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, सिर्फ आपका इससे परिचय करवाया है। अभी तो बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने बाकी है जो अपन इन डिटेल पढ़ेंगे आगे वाली क्लासों में। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।